वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलोज स्ट्रक्चर। ये बात तकरीबन हर एक को मालूम है कि सेलुलोज प्लांट्स में रहता है, ट्रीज में रहता है। ये प्लांट्स और ट्रीज में एज स्ट्रक्चरल मटेरियल एक्ट करता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। वुड में अगर देखा जाए तो उसमें तकरीबन 50% सेलुलोज ही रहता है, यानी वुड 50% सेलुलोज का बना हुआ रहता है। जबकि कॉटन की अगर बात की जाए तो कॉटन ऑलमोस्ट 100% सिर्फ सेलुलोज का बना रहता है। सेलुलोज क्या है? ये एक कलरलेस अमॉर्फस सॉलिड है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट वेरी होता रहता है। ये मैं बताऊंगा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। और एक बात जो है वो है कि सेलुलोज पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये इनसॉल्युबल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब सेलुलोज मॉलिक्यूल्स की अगर डाइल्यूट HCl के साथ में हीट करके हाइड्रोलिसिस की जाए तो वहाँ पे निकलता है डी ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलुलोज जो है ये डी ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर है। सेलुलोज इज ए पॉलीमर और ए पॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। अब अगर एम्पेरिकल फार्मूला की बात की जाए तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है C6H10O5। और अगर हम सेलुलोज की जेंटल हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलेगा सेलोबायोस, सेलोट्रायोस, सेलोटेट्रोस। अब ये सेलोबायोस, सेलोट्रायोस और सेलोटेट्रोस में बीटा डी ग्लूकोज रहते हैं, या मैं बोलूँगा इसमें बीटा C1C4 लिंकेज रहती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में अटैच रहते हैं। ग्लूकोज यूनिट्स आपस में एक पॉलीमर बनाते हैं, सेलुलोज पॉलीमर। किस लिंकेज से? बीटा C1 और C4 लिंकेज से। या मैं ये कह सकता हूँ कि सेलुलोज रहता है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। सेलुलोज को अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी के साथ में ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, अमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन ये फाइबर्स भी बनाता है, फाइबर्स। तो इससे ये हमें पता चलता है कि सेलुलोज जो है, सेलुलोज एक्चुअल में एक लीनियर पॉलीमर है, लीनियर चेन पॉलीमर, ये ब्रांचेड चेन नहीं है। अब सेलुलोज में ग्लूकोज यूनिट्स कैसे जुड़े हुए रहेंगे ये हम यहाँ पे पहले देखेंगे। मान लीजिए ये ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ये है एक ग्लूकोज, इसका ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये है 5 और ये है कार्बन नंबर 6। इसी तरह से इस ग्लूकोज में भी 1 2 3 4, ये 5 और ये कार्बन नंबर 6। होता क्या है, एक ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4 आपस में नज़दीक आते हैं। इस पे भी OH है, इस पे भी OH है। इन OH के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। सपोज ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, इसकी OH और इसकी OH की। इससे मान लो H निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया OH, तो क्या निकलेगा? -H2O। इनके बीच में क्या रहेगा फिर? ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। लेकिन ये जो यूनिट है, ये वाला जो ग्लूकोज यूनिट है, ये है बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे OH ऊपर की तरफ है, बीटा एनोमर है। ये भी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज। मैं कहूँगा यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी वो बनेगी बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो लिंकेज रहती है ये है बीटा 1,4 लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी इस यूनिट का जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ पे OH बीटा फॉर्म में है। क्लियर? यानी बीटा एनोमर है। क्लियर? शाबाश। ये हो गई कंडेंसेशन रिएक्शन, ये बन गई एक लीनियर चेन। अब ये चेन कैसी दिखेगी ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आपस में कंडेंस होने के बाद में ये ग्लूकोज यूनिट्स कुछ इस तरह जुड़ेंगे। ये है कार्बन नंबर 1, एक ग्लूकोज यूनिट का दूसरे ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ गए, बीटा 1,4 लिंकेज बन गई, ठीक है। ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आपस में जुड़ते गए और एक लीनियर चेन बन गया, लीनियर चेन। और यही चेन कहलाता है सेलुलोज चेन, सेलुलोज चेन। अब ये जो है ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा सेलुलोज का। मान लो बड़ी चेन बन गई, और इस चेन में कितने ग्लूकोज यूनिट्स हो सकते हैं? एक चेन में, एक सेलुलोज मॉलिक्यूल में 300 से लेके 2500 तक डी ग्लूकोज यूनिट्स रहेंगे। लेकिन कौन से डी ग्लूकोज? बीटा डी, यानी बीटा एनोमेरिक फॉर्म में रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। और एक चेन का मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट रह सकता है 50,000 से लेके 5 लाख तक।
एक सेलुलोज मॉलिक्यूल का। ये चेन्स बनने के बाद में इन पे ये जो OH ग्रुप्स है ना, OH ग्रुप्स मान लीजिए एक चेन है, इस पे भी यहाँ पे OH ऊपर से भी, यहाँ से भी, नीचे से भी OH। इन OH ग्रुप्स की वजह से चेन्स आपस में, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सेलुलोज मॉलिक्यूल्स, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं। कैसे? मान लीजिए ये एक चेन है, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, इस मॉलिक्यूल के OH और इस मॉलिक्यूल के OH के बीच में, यहाँ पे भी OHs हैं, यहाँ पे भी OHs हैं, इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाता है। इससे इस सेलुलोज में स्ट्रेंथ आ जाती है। इसी की वजह से ये स्ट्रक्चरल मटेरियल बन जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे OH ऑफ वन मॉलिक्यूल, मान लीजिए ऊपर वाला मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन ऑफ नीचे वाला मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल। इसका OH और इसका O, दोनों OH ही रहेंगे, लेकिन बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से भी ऑक्सीजन जिसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं चेन्स के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिससे मॉलिक्यूल में स्ट्रेंथ आ जाती है। तो आई होप ये जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर ये आपको समझ में आया। मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बताया कि यूनिट्स कैसे जुड़ते हैं पहले, उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बताया कि मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में आपस में कैसे अटैच रहेंगी और ये स्ट्रेंथ क्यों देते हैं प्लांट्स को, या आपस इनमें स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली ये सब पॉइंट्स लिख के अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।